तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है आपका, जो कि लगभग प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। हाँ, पिछले कुछ समय से थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर से अब कंटिन्यूअस हो गया है। ये एग्ज़ाम है आपका समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा का, इसको बोलते हैं आरओ एग्ज़ाम का। तो आज जो है, आज के पूरे सेशन में एक बार हमारा होलिस्टिक अप्रोच में एक चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए। समीक्षाधिकारी एग्ज़ाम के सिलेबस को एक बार आपको समझना चाहिए कि क्या पाठ्यक्रम है, क्या सिलेबस है, और समीक्षाधिकारी एग्ज़ाम आप लोग दें तो कितनी प्रायोरिटी है। देखिए, जितने बच्चे आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जितने बच्चे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे प्लान बी ज़रूर सोचते हैं। उनको लगता है कि प्लान बी, है ना, देना चाहिए। खासकर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि डेडिकेटेड होते हैं, बहुत बड़े स्तर पे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते, तो वो सब भी समीक्षाधिकारी का एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लिया जाता है, अपने आप में एक बहुत शानदार एग्ज़ाम है, बहुत शानदार परीक्षा है, जिसके अंतर्गत आप सभी को समीक्षाधिकारी रिव्यू ऑफिसर, गस्टेड पोस्ट है दोनों, ठीक है, और सहायक समीक्षाधिकारी आरओ की पोस्ट में आपको पद की नियुक्ति होगी विभिन्न जगहों पर। लोक सेवा आयोग में भी होती है, रिव्यू ऑफिसर यहाँ भी चाहिए होते हैं, सचिवालय में भी होती है। और ख़ासकर जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग के लिए तो ये सबसे शानदार एग्ज़ाम में से एक है। कारण ये है क्योंकि पोस्टिंग का जो एक ट्रांसफ़र और पोस्टिंग वाला जो सीन है ना, इसमें बहुत कम रहता है ना। आराम से 9 to 5 की जॉब है, आराम से आप एंजॉय करिए, टाइमली अपने घर आइए। मुझे सबसे बेस्ट जॉब लगती है महिलाओं के लिए। बाकी जिनके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, तो आपके लिए फिर एसडीएम, डिप्टी एसपी, असिस्टेंट कमिश्नर, वो पूरी पोस्ट यूपी पीसीएस अपर में। जिनके पास उससे ज़्यादा काम करने का जज्बा है, तो फिर आपके लिए यूपीएससी है। मज़े की बात आपको ये बताता हूँ कि हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं। बच्चे 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, खूब सारे अटैम्प्ट देते हैं और खूब मेहनत पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद जिस परीक्षा में चयनित होते हैं, चाहे वो आईएएस का हो, यूपी पीसीएस का हो, बीपीएससी का हो, एमपीपीएससी का हो, समीक्षाधिकारी हो, ये सारे एग्ज़ाम में और ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। है बहुत एक्साइटिंग जॉब, नो डाउट, बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं पे हर एक जॉब का अपना एक अलग ही मज़ा है, काम का भी अपना अलग अलग स्तर है। तो यदि आपको एक्साइटमेंट ज़्यादा है तो यूपी पीसीएस डिप्टी एसपी बन जाओ, ज़बरदस्त फील्ड वर्क है और आपको पूरा दिन आप व्यस्त रहोगे। एसपी बन जाओगे तो आपको लगेगा तो कि आप एसपी साहब हो, आईपीएस साहब हो। एक चीज़ ध्यान रखो, ठीक है, जो आपकी जॉब है ना, कोई भी जॉब हो, आईएएस की जॉब हो, निश्चित तौर पे आपके पास पावर, अथॉरिटी, उत्तरदायित्व तो सब कुछ आएगा। लेकिन जो आनंद लेने का काम है, आनंद जो आपकी जॉब का मिलेगा, वो आपके परिवार को मिलेगा। आप मेहनत करने के लिए जा रहे हैं, आप फील्ड में उतरेंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारियां, आपके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर दबाव है। इतना आसान नहीं है कि आप बस सिलेक्शन हो गया, मस्त कर रहे हैं। मस्ती वाली जॉब नहीं है ये सब, कोई भी जॉब मस्ती की नहीं है। बहुत परेशान हो जाओगे, आए दिन कोई ना कोई मुद्दा आता है आईएएस में। जब आप चाहे एज आईएएस हो, चाहे एसपी हो, या फिर आप डिप्टी एसपी हो, एसडीएम हो, ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है। या फिर अलग जितनी भी, चाहे आईआरएस की हो, असिस्टेंट कमिश्नर की हो, जितनी पोस्ट हैं आपकी, चैलेंजिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई ना कोई प्रेशर बना रहेगा आप लोगों के ऊपर। मैं बताता हूँ, डिप्टी एसपी की लाइफ या फिर एसपी की लाइफ तो ये होती है कि दिन में कम से कम डिपार्टमेंट से कॉल अलग आते हैं, पब्लिक से कॉल अलग आते हैं, है ना। पब्लिक का भी डायरेक्ट नंबर होता है, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के आईएएस से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा, इंटरनेट में सब उपलब्ध है। एसपी से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। डिप्टी एसपी तो दिन भर पब्लिक जिस क्षेत्र में रहते हैं, कोई ना कोई स्थिति परिस्थिति लॉ एंड ऑर्डर की हो गई या कोई ना कोई इशू क्रिएट ही रहता है। आपदा प्रबंधन और ये डिजास्टर मैनेजमेंट की अलग प्रॉब्लम रहती है, ये भी चलती ही रहती हैं। फिर सरकारी दबाव बहुत होते हैं। कई बार आप अपने यदि सिद्धांत और मूल्यों के साथ जीते हैं ना, तो आपके पास दबाव ही दबाव रहते हैं। तो बहुत चैलेंजिंग चीज़ें हैं, इन चीज़ों को बहुत ईजी टास्क नहीं लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो बच्चे आईएएस और यूपी पीसीएस या बीपीएससी अन्य एग्ज़ाम देते हैं, तो आप लोग को अपने प्लान बी भी तैयार रखने चाहिए। प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए। तो प्लान बी में एक प्लान बी है आपका, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होता है, प्रतिवर्ष ये एग्ज़ाम होता है आपका समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा का।
ठीक है, मैं एक बार इसको लेकर के आपको आज डिकोड करूंगा, कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या इसका पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, समीक्षा अधिकारी। तो आज हमारी चर्चा होनी है आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर। अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा। अब देखो, हाई कोर्ट के द्वारा भी अभी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम निकाला गया है। रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भी निकाला गया है, तो हाई कोर्ट अपना अलग लेता है। ठीक है, एक तो लेता है आपका ये पीसीएस लेता है, यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, है ना, और एक आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट लेता है एएससी, है ना। दोनों के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ये सेपरेट एग्ज़ाम है और ये सेपरेट एग्ज़ाम है। अभी इस समय इसकी भी वैकेंसी आई हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और इसकी भी वैकेंसी है। इसका एग्ज़ाम शायद दिसंबर में है, 5 दिसंबर में। अभी इसकी डेट तय नहीं है। तो ये आपका प्रतिवर्ष एग्ज़ाम आते रहते हैं और बहुत शानदार पोस्ट हैं, आप इनको दे सकते हैं। तो आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी परीक्षा की चर्चा करने वाला हूँ, और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम आप लोगों के प्लान बी में क्यों होना चाहिए और इस एग्ज़ाम को आप सभी को क्यों देना चाहिए। आप में से कितने एग्ज़ाम हैं, कितने बच्चे हैं जो कि समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम को लेकर के डेडिकेटेड हैं, कितने छात्र हैं जो कि देना चाहते हैं। और बाकी आप अपना अपना एग्ज़ाम भी लिख सकते हो कि आपका एग्ज़ाम क्या है। हाँ, उत्तराखंड का आरओ एआरओ भी रख सकते हैं। दीक्षा साक्य जी हैं तो यूकेपीएससी आप रख रहे हो आरओ एआरओ, वो भी बहुत अच्छा है ना। उसकी भी अभी तत्कालीन बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं पे इसको आपको अपने दिमाग में रखना है, इसको नेग्लेक्टेड नहीं रखना। और तैयारी भी कोई बहुत अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सिंसियर कैंडिडेट हैं आईएएस के, यूपी पीसीएस के, तो समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी बहुत अलग से करने की ज़रूरत मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, यहाँ पर तथ्यात्मक क्वेश्चन की बौछार है, तथ्य बहुत सारे पूछे जाते हैं। जीएस में तो सब कुछ है आपका, समान अध्ययन यहाँ पे भी होता है ना। तो इसमें पहली बात सबसे पहले समझिए, 3 स्तर हैं इस एग्ज़ाम के। पहला एग्ज़ाम का स्तर है आपका जीएस का, है समान अध्ययन का, प्रीलिम्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, इस एग्ज़ाम के 3 लेवल हैं। पहला है आपका प्रीलिम्स, दूसरा है आपका मेंस, और तीसरा है आपका टाइपिंग। ठीक है, इसमें कई पोस्ट ऐसी हैं जहां पर टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी आपकी हैं जहां पर टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू नहीं है, प्रीलिम्स है, मेंस है और ये है पीटी जो आपका होता है। प्रीलिम्स आपका 200 नंबर का होता है ये। ठीक है, 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और दूसरा आपका हिंदी का पेपर होता है। जीएस का 140 मार्क्स का पेपर है और हिंदी का 60 मार्क्स का पेपर है। ठीक, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, मार्क्स दोनों के जुड़ते हैं, कोई क्वालिफाइंग नेचर ऐसा कुछ है नहीं, मार्क्स दोनों के जुड़ते हैं। अब इसमें क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा जो आपका मेंस का पेपर है, ये भी आपका बहुत डायनेमिक पेपर है। जैसा इसका पीटी है वैसा इसका मेंस है, थोड़ा सा स्तर अलग अलग है, बस ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या सिस्टम इन्होंने बनाया है, ये टोटल 400 मार्क्स का होता है आपका। कितने का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 400 का है। 400 में एक तो आपका जीएस का टॉपिक है, वो भी वस्तुनिष्ठ होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। पीटी तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, ये भी आपका लिखित परीक्षा है, लेकिन इसमें जीएस अभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। अभी आयोग की निगाह इस पर नहीं गई है, हो सकता है गई भी हो, प्लानिंग बन रही हो, क्योंकि इससे पहले यूपी पीसीएस भी लिखित नहीं होता था जीएस का पेपर, है ना। यूपी पीसीएस में मेंस आपका ऑब्जेक्टिव टाइप था, लेकिन आयोग ने उसको चेंज कर दिया 2018 से, चेंज करके पूरा सब्जेक्टिव कर दिया, लिखित कर दिया। ठीक है, तो आपका जो मेंस का पूरा टॉपिक है, मेंस में आपके 400 नंबर का पेपर है, जिसमें जनरल स्टडी का पेपर जो आपका है ये है 120 नंबर का। कितना है, 120 का। इसके बाद दूसरा है आपका हिंदी। अब हिंदी को 3 भागों में तोड़ दीजिए, हिंदी को 3 भागों में तोड़ देते हैं। एक हिंदी है आपका सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी। तो जो आपकी सामान्य हिंदी है ये 100 नंबर की होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पेपर है आपका पत्र लेखन का।
पत्र लेखन, लेखन से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, लेटर राइटिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। ये आपका पत्र लेखन है लगभग 60 नंबर का, है ना। तो सामान्य हिंदी 100 नंबर, पत्र लेखन 60 नंबर। और तीसरा जो आपका है वो है आपका सामान्य हिंदी, पत्र लेखन, और तीसरा जो आपका है वो है, तीसरे को लिख लीजिए, तीसरा है आपका निबंध का पेपर, एसे राइटिंग का, निबंध का पेपर। तो जो आपका निबंध का पेपर है, निबंध का पेपर आपका होता है, ये आपका 120 मार्क्स का है, 120 मार्क्स का है, 120 मार्क्स का निबंध होता है। तो 160 मार्क्स का तो सामान्य हिंदी और पत्र लेखन हो गया आपका दोनों, और ये आपका दोनों मिला दे तो 240 मार्क्स का आपका जीएस और निबंध हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटे समझना है, इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत कठिन काम नहीं है, यदि इस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए, इस पर काम किया जाए। और यहाँ पे जो आपका ये इलाहाबाद वाला एग्ज़ाम है, आपका इलाहाबाद वाला जो एग्ज़ाम है, इलाहाबाद समीक्षा अधिकारी का, यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन आपका और जुड़ जाता है, इंग्लिश का सेक्शन आपका और जुड़ जाता है, और बाकी चीज़ें आपकी डिक्टो सेम है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फंडामेंटल समझना है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपकी नीड क्या है। और नीड के लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो होती है रिक्वायरमेंट। जब तक आप किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं समझेंगे तब तक आप किसी भी लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आज जो हमारा पूरा डिस्कशन होना है वो ये होना है कि इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है इसको क्रैक करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? प्लान बी बना लेना तो आसान है, लेकिन प्लान बी पे भी उसको भी क्वालिफाई करने में दांतों तले पसीना आ जाएगा यदि आपके पास सही तरीके से कोई भी मटेरियल ना हो। ठीक है, तो इसलिए आपको आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी एग्जाम को लेकर के अभी चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब मैं इसको चलिए अच्छे से डिकोड करना आपको प्रारंभ कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझने का सभी लोग प्रयास करिएगा, जितने भी छात्र हैं मेरे साथ सभी लोग। और इसके बाद फिर आपका जो डाउट होगा मैं डाउट का भी प्रयास करूंगा कि उसको मैं आप लोग का क्लियर करूं। ठीक, चलिए, तो जो आपका सिलेबस है पहले एक बार ग्राफिंग करते हैं सिलेबस की, समान अध्ययन में क्या है, हिंदी में क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं समीक्षा अधिकारी का जो पूरा का पूरा चरण है, एक एक चरण को समझते जाएंगे। आरओ एआरओ एग्जाम, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो, यदि आप लोग लिखना चाहो तो चीज़ों को साथ साथ लिख सकते हो। ठीक है, मैं बहुत होलिस्टिक अप्रोच में चीज़ें बताऊंगा। पहला आपका प्रीलिम्स एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा है आपका मेंस एग्जाम। अब प्रीलिम्स में ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। प्रीलिम्स में क्या क्या चीज़ें हैं, दो पेपर हैं आपके, और दोनों पेपर को हल्के में नहीं ले सकते कोई भी पेपर, क्योंकि कोई भी पेपर आपका गड़बड़ हुआ। पहला पेपर आपका जीएस का है, देखो यहाँ पे जनरल समान अध्ययन लिखा है, जीके नहीं लिखा हुआ, समान अध्ययन। तैयारी का स्तर अच्छा होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ जो आपको, यहाँ पे आपको कोताही नहीं बरतनी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत स्टैंडर्ड होता है यहाँ पर भी। तो यहाँ पे समान अध्ययन है, और समान अध्ययन के साथ यहाँ पे दूसरा है हिंदी का टॉपिक। बहुत सारे लोग हिंदी में रह जाते हैं, समान अध्ययन का पेपर तो बहुत अच्छा जाता है लेकिन हिंदी गड़बड़ा जाता है, क्यों? हिंदी को हल्के में लेके जाते हैं। और समीक्षा अधिकारी के एग्जाम पे पूरा खेल बनाने वाला सब्जेक्ट समान अध्ययन तो है ही जो भी है, लेकिन हिंदी सबसे बड़ा गेम चेंजर है। जिसका हिंदी खराब हुआ वो किसी काम का नहीं, सब बेकार है, कुछ नहीं होगा उसका। तो इसलिए हिंदी को आपको अच्छे से समझना है। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा 2 आवर्स में होगा आपका, 2 घंटे का पेपर है आपका। कितने घंटे का पेपर है? 2 घंटे का पेपर है आपका। इसके बाद जो आपका जीके जीएस का सेक्शन है ये आपका 120 मार्क्स का है। कितने का है? 120 मार्क्स का है, ठीक है। और आपका जो हिंदी का है ये आपका 60 मार्क्स का है, 120 और 60। अब इसमें से यानी ये 200 नहीं, माफ करिएगा, 120 नहीं 140 है ये, हाँ ये हो गया आपका 200, दोनों को मिला दिया 200 हो गया। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, इस पूरे उसको, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखो हर एक एग्जाम के पिलर्स होते हैं, इसके भी कई सारे पिलर्स हैं और आपको अपने पिलर्स भी बनाने होंगे। जब तक आप अपने
पिलर्स नहीं बनाएंगे तब तक बात नहीं बन पाएगी। सबसे पहले यहाँ पे जनरल साइंस एक मेजर टॉपिक है। यूपी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो अपर का एग्ज़ाम हो या समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो, साइंस का बहुत बड़ा रोल है, सामान्य विज्ञान का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें बायोलॉजी और फिजिक्स ये दो तो आते ही आते हैं। लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन तक का वेटेज साइंस से होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जनरल साइंस आपका जीएस में एक टॉपिक है, जिसमें बायोलॉजी और फिजिक्स दो मेजर टॉपिक हैं। केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो सामान्य विज्ञान वाली विषय वस्तु है, जो कि आप पढ़ते हैं, छठवीं से पढ़ना चालू कर देते हैं साइंस को मेजर, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं का साइंस थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है, तो 10वीं लेवल तक का साइंस पूछता है आपका, ठीक है। फिर 11वीं 12वीं का साइंस तो हायर लेवल पे चला जाता है ना। वो एक तरीके से बहुत उच्च गुणवत्ता युक्त विज्ञान वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ते हो, चाहे साइंस केमिस्ट्री पढ़ते हो, चाहे वो बायोलॉजी पढ़ते हो। लेकिन आप यदि 10th लेवल तक को तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो आपका जनरल साइंस स्टैंडर्ड 10th लेवल का ही है, ये दिमाग में बैठा के चलिए, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री मेजर टॉपिक है, इंडियन हिस्ट्री का मेजर टॉपिक है। जनरल साइंस को लेकर मेरे मास्टर वीडियो आप समझ सकते हैं, बाकी बैचेस में हमने बहुत डिटेल से इसको पढ़ाया, भी बताऊंगा सोर्सेस क्या हो सकते हैं इनके। इंडियन हिस्ट्री में आपका ये टॉपिक सुनने में तो बहुत, हमेशा आयोग बहुत हल्के में लिख देता है, भारत का इतिहास है ना, भारत का इतिहास बहुत हल्के में लिख दिया जाता है, भारत का इतिहास बहुत हल्के में लिख दिया जाता है इंडियन हिस्ट्री। लेकिन यह है बहुत व्यापक, इसको हल्के में लेंगे ना तो आप हल्के में चले जाएंगे। और खासकर यूपी के एग्जामों में, यूपी के एग्जाम में कोर हिस्ट्री पूछी जाती है, और ये भी 20 से 25 क्वेश्चन को लेकर के प्रायोरिटी रखता है। 20 से 25 क्वेश्चन इसमें, 20 से 25 क्वेश्चन इसमें। देखो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, समीक्षा अधिकारी की तैयारी यदि आप कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो सेपरेट करते हैं, लेकिन यदि आप आईएएस और यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी पीसीएस का अपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सब उसी में इंक्लूडेड होता है। लेवल दोनों का लगभग सेम है, बस स्तर में अब यूपी पीसीएस जो अपर है उसको, उसका सिलेबस चेंज करके आईएएस पैटर्न पे रख दिया गया है। लेकिन आपको पढ़ना वही सब किताबें हैं, उन्हीं किताबों से आपके सोर्सेज निकल के आएंगे, कोई अलग अलग सोर्सेज नहीं निकल के आएंगे। और एक चीज़ और बता दूं, जितने हमारे ऑनलाइन बैच में बच्चे बैठे थे, जितने लोग पढ़ रहे हैं संस्था से, चाहे वो आईएएस के बैच में जुड़े हों, चाहे यूपी पीसीएस के बैच में जुड़े हों, चाहे वो बीपीएससी के बैच में जुड़े हों, आप लोगों को अन्य एटसेट्रा अलग से कोई बैच पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप कंप्लीट फाउंडेशन बैच में है ना, आपको इनफ है। आप उसके आईएएस का जो फाउंडेशन बैच है ना, उसको करने के बाद ना आप यूपी का एग्जाम दो, एमपी का एग्जाम दो, बीपीएससी का एग्जाम दो, आरएएस का एग्जाम दो, आपका क्वालिफाई होगा, आपके क्वेश्चन निकल के आएंगे, ठीक है। तो इसलिए अलग से कुछ नहीं करना, चीज़ों को इनको समझना, क्योंकि टॉपिक में बहुत अंतर नहीं है। तो आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया। इंडियन हिस्ट्री के बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछता है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से लिख सकते हो आप लोग, यदि लिख रहे हो, मेंशन आउट कर रहे हो तो चीजें लिख लो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सेपरेट टॉपिक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एक तरीके का समसामयिक इतिहास है। समसामयिक इतिहास मतलब करंट हिस्ट्री तो नहीं है, करंट हिस्ट्री इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस के टॉपिक है। जैसे अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सारी चीजें की जा रही, मौजूदा सरकार, ये करंट हिस्ट्री का टॉपिक है जो कि कल इतिहास में बदल जाएगा। लेकिन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सबसे रिलेवेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे आपको स्पेसिफिक ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, अब सबसे वफादार टॉपिक और सबसे ईमानदार टॉपिक है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी का टॉपिक हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक हो गया आपका, ठीक है, पॉलिटी हो गया। इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है, करंट बेस्ड टॉपिक भी है और थ्योरी भी है इसमें। तो इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉलिटी अखबार में छाया होता है, आप देखोगे न्यूज़पेपर आप पढ़िए, उसमें PSIR ही मिलेगा आपको, पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिक्स प्लस इंटरनेशनल रिलेशन। पूरे दिन का आज का अखबार उठा के देख लो, सरकार की नीतियां होंगी बहुत सारी, और इसके अलावा आपका पंचशीर में क्या चल रहा है, तालिबान क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, फालतू की दुनिया भर की इंटरनेशनल रिलेशन की खबरें होंगी। तो राष्ट्रीय खबरें क्या है, सब पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस का ही एक इन्फ्लुएंस है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराने के लिए आज यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे ये हुआ, घटनाएं दुनिया भर की, सब पॉलिटी तो है और क्या है। दूसरा चीज़ जो छाया रहता है न्यूज़पेपर पर, वो है वो इकोनॉमी।
आज सरकार ने इस काम के लिए ये कर दिया, आज सरकार ने इस योजना के लिए इतना पैसा दे दिया, आज सरकार ने अपनी आरबीआई ने मौद्रिक नीति बदल दी, आज जो है इस कंपनी का ये हो गया। सुबह सुबह डेली सेंसेक्स के बारे में सुनते हो, निफ्टी के बारे में सुनते हो, सोना महंगा हो गया, तेज़ हो गया, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, महंगाई के बारे में। तो सब क्या है, इकोनॉमी है और क्या है। पूरा न्यूज़पेपर ज़्यादातर मैक्सिमम हिस्सा पॉलिटी और हिस्ट्री इकोनॉमी होता है। यदि आपकी पॉलिटी और इकोनॉमी कमज़ोर है आप न्यूज़पेपर नहीं समझ पाओगे। तो पॉलिटी और इकोनॉमी दो टॉपिक, और ये भी कोई हल्के में नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन यहाँ भी बहुत अच्छे शानदार पूछे जाते हैं आपसे। इसके बाद इन्वायरमेंट का टॉपिक, पर्यावरण अब बर्निंग इशू हो गया है और हर एक सिलेबस में है ये आपका। तो आपका पर्यावरण है ना। पर्यावरण जहाँ पे बात करें तो यहीं से इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक भी हो जाएगा साथ में। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन, दोनों इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये दोनों भी पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये मेजर पिलर आपके हैं। जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया आपका, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ये तीनों सेक्शन आप इंक्लूड कर लीजिए। यानी पढ़ना तो पूरा ही है, आपको कुछ छोड़ना नहीं है। बिना कंसेप्चुअल और फंडामेंटल क्लियर हुए आपका काम यहाँ भी नहीं होगा। इन्वायरमेंट हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या हो सकता है आप सभी का। इसके अलावा आप सभी को एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कृषि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एग्रीकल्चर भी आपका एक मेजर टॉपिक होता है। आरओ के एग्जाम में एग्रीकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार रोग पूछ लेता है फसलों के, कई बार फसल प्रणाली से पूछ लेता है, ठीक है, कई बार उर्वरक के बारे में पूछ लेता है। तो एग्रीकल्चर में फसलों के बारे में, उनके कीटनाशकों के बारे में, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। संस्थानों से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, आने भी चाहिए, पूछना भी चाहिए। तो कृषि, वाणिज्य और व्यापार, ये तीनों टॉपिक एक साथ दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जनगणना, सेंसस का टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस से भी क्वेश्चन पूछता है। अभी तक तो देखो 2011 की जनगणना के डेटा अवेलेबल है, जल्दी 2021 की जनगणना का डेटा भी प्रकाशित होगा। और 2021 की जनगणना को लेकर के प्रोसेस आपका स्टार्ट है बहुत तेज़ी से। तो 2021 की जनगणना से हमें इसको लेकर रेडी करना, लेकिन 2011 की जनगणना भी रिलेवेंट है क्योंकि कंपेयर करके पढ़ना होता है। तो आपको 2011 की जनगणना को बहुत अच्छे से तैयार रखना है, और जब 2021 की जनगणना आ जाएगी तो उसके बाद भी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। इन हर एक टॉपिक पे मेरा मास्टर वीडियो मिलेगा, हर एक टॉपिक पे। यदि आपके फंडामेंटल क्लियर हैं, उसको मजबूत बनाने के लिए मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो है मेरे। बाकी डिटेल क्लास में तो डिटेल ही है, हर चीज़ डिटेल में ही पढ़ाया जाता है। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखें, रीजनिंग वाला टॉपिक भी यहाँ पे आता है। मैथ एंड रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग का टॉपिक भी पूछा जाता है आप सभी से, ठीक है। मैथ और रीजनिंग का टॉपिक भी आप लोगों का पूछा जाता है, इसको बोलते हैं सामान्य बौद्धिक क्षमता। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का शिक्षा और संस्कृति, यूपी का एजुकेशन एंड कल्चर, उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति, उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए एग्रीकल्चर के जितने फैक्ट हैं, उत्तर प्रदेश का व्यापार, उत्तर प्रदेश का जो है रहन सहन, यहाँ की सामाजिक प्रथाएं, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ का पॉलिटी, यानी यूपी भी होलिस्टिक अप्रोच में आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप जीएस का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जीएस का जो पूरा टॉपिक है, यही टॉपिक आपका मेंस में भी पूछा जाता है, सारा का सारा मेंस में। यानी कि आपको इन डिटेल पढ़ना है, लेकिन इसका जो स्तर है, जो इसका तरीका बनाया गया है, वो सारा का सारा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया गया है। क्वेश्चन आपसे प्री और मेंस दोनों में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यानी आपको, है ना, ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलेबस है, लेकिन सिलेबस इतना छोटा नहीं है। सिलेबस को आपको डेडिकेटेड पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके होगा। आपकी हिस्ट्री में कमांड अच्छी होनी चाहिए, पॉलिटी में कमांड अच्छी होनी चाहिए, इकोनॉमी में कमांड अच्छी होनी चाहिए, ज्योग्राफी में कमांड अच्छी होनी चाहिए, जनरल साइंस में कमांड अच्छी होनी चाहिए, सेंसस में कमांड अच्छी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट में कमांड अच्छी होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, तो तब जाके आप जीएस में आप अच्छी मार्किंग ला पाएंगे, ठीक है। देखा जाए तो हिंदी और जीएस में ज़्यादा वेटेज आपका जीएस का ही 140 नंबर का, हिंदी तो 60 की है, लेकिन अब हिंदी भी खेल करती है क्योंकि जीएस का
स्तर बड़ा बहुत है, इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा है। हिंदी में इतनी ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ये सॉलिड नंबर आप इसमें ला सकते हैं। बच्चे लाते भी हैं 45, 50, 55 तक नंबर आते हैं आने वालों के, जो को रट के जाते हैं। और यूपी में तो हिंदी चीज़ें ना सब रट लेते हैं बच्चे। अब देखो हिंदी में ये जो 60 नंबर का सेक्शन है, 60 नंबर से क्या क्या आता है आपका, तो यहाँ पे छः मैंने सेक्शन बना रखे हैं। इन 6 सेक्शन से आपसे पूछता है। एक तो विलोम, शब्द विलोम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे पूछते हैं ये लोग? शब्द विलोम से, ठीक है। विलोम शब्द आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। 10 नंबर के विलोम शब्द आते हैं। और यदि इतना नहीं है आसान, अभी पूछ लूंगा नहीं बता पाओगे, ठीक है। इसके बाद वाक्य शुद्धि को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा और वो सेंटेंस आपको सही करना होगा, तो वाक्य शुद्धि को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग हल्के में लेते हो, लेकिन इसके क्वेश्चन जब आप देखोगे, मैं हल भी करवाऊंगा आप लोग को क्वेश्चन, टेंशन मत लो। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे हल भी करवाऊंगा हिंदी, तब आप देखिएगा कि आपकी क्या हालत है, क्या स्थिति है, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके अलावा तद्भव और तत्सम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तद्भव एवं तत्सम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सब आपको रटना पड़ेगा क्योंकि वोकैबुलरी का सेक्शन है, ये जितना भी है सब वोकैबुलरी, शब्दकोश से जुड़ा हुआ है आपका क्वेश्चन। पर्यायवाची शब्द आपसे पूछी जाती हैं, पर्यायवाची शब्द। इसके बाद विशेष्य और विशेषण, इतने टॉपिक हैं आपके, विशेष्य एवं विशेषण। ये टॉपिक आपके किससे जुड़े हुए हैं? हिंदी के 60 नंबर का जो टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लो इस चीज को। हाँ, सभी लोग दिमाग में बैठा लो, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो, जो आपका ये तो पीटी को लेकर के हो गया, अब ये तैयार करना है पूरा। ये चमत्कार से तैयार नहीं होगा, ये तैयारी से ही तैयार होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जितने टॉपिक लिखे हुए हैं, कोई चमत्कार से काम नहीं होने वाला इसमें, इसलिए इन सबको डेडिकेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। इनको एक तो कम्प्रिहेंसिव आप कंप्लीट रिवीजन, ये कंप्लीट होने में 1 साल लग जाता है ना, और रिवीजन करना है तो आपको 2 से 3 महीना 4 महीने रिवीजन में भी लग जाता है इतने बड़े सेक्शन का। तो पहले आपको कंप्लीट होलिस्टिक तैयार करना चाहिए, और इसके बाद आपको रिवीजन, एग्जाम के नज़दीक आपको रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन बैच अभी समीक्षा अधिकारी का आपका प्रारंभ किया गया है ना, अब आपकी क्लासेस भी वहाँ पे स्टार्ट की गई हैं। तो रिवीजन, ये सारे टॉपिक का हमारा काम ये रहेगा कि हम फास्ट ट्रैक रिवीजन आपका करवा देंगे, सभी टॉपिक का फास्ट ट्रैक रिवीजन ही करवाएंगे। इन डेप्थ हम नहीं जा पाते। इन डेप्थ जाने का मतलब है कि आपके सिलेबस को फिर 12 महीने से 15 महीने तक ले जाना। लेकिन यहाँ पे जितना हम करवाएंगे, कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम आपको इस चीज़ों को अच्छे से मैनेज करें, ठीक है। तो आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी के एप्लीकेशन में पूरा बैच आपका स्टार्ट किया गया है। ये आपका है आरओ के प्रीलिम्स का सिलेबस। अब बात करते हैं आरओ के मेंस का सिलेबस। इन डेप्थ भी है, जो लोग अगले साल देना चाहते हैं, उसके अगले साल देना चाहते हैं, उनके लिए डिटेल्ड पूरा बैच भी है, डिटेल कोर्स भी है, लेकिन उसमें हर चीज़ बहुत डिटेल से। हिस्ट्री पढ़िए, खूब पढ़िए आराम से, एक एक टॉपिक, एक एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ाया। पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए, साइंस पढ़िए, जो भी टॉपिक आपके हैं पूरे सिलेबस के कवर हुए हैं उसमें डिटेल में। वो अलग बैच है, रिवीजन का बैच अलग बनाया गया है ताकि आप लोग रिवीजन फास्ट कर पाए। इसके बाद दूसरा है आपका मुख्य परीक्षा, समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा, ठीक है। अब इसके मेंस में मैंने आपको बताया 400 नंबर का मेंस होता है। सबसे पहले सेक्शन आपके देखा जाए ओवरऑल तो 3 सेक्शन हम मानते हैं, लेकिन मैं 2 में ही इसको बांट देता हूं। पहला सेक्शन है आपका समान अध्ययन, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया पीटी में, वही सारे टॉपिक हैं। 120 नंबर का होता है ये। मार्क्स इसके कितने? 120 नंबर का मार्क्स हैं। 2 घंटे की अवधि होती है इस पेपर की, 2 आवर्स की अवधि होती है, ठीक है। 2 घंटे में पूरा का पूरा पेपर आपका होता है। अब जो आपका दूसरा है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी एंड पत्र लेखन, सामान्य हिंदी और पत्र लेखन, जो आप लोगों ने समीक्षा अधिकारी का पूरा पढ़ाया है ना, बैच करवाया है,
जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं सबको समान हिंदी पत्र लेखन भी करवाएगा, डिटेल में करवाएगा, पत्र लेखन कराएगा, सारी चीज़ें, ठीक है। वहाँ पर सब कुछ भेजी जाएंगी। पत्र लेखन हो गया, जनरल हिंदी का हो गया टॉपिक। एक सेक्शन आपका निबंध का भी रहता है, निबंध का रहता है। तो ओवरऑल ये 3 सेक्शन हो गए। हिंदी में ही वैसे निबंध जुड़ जाता है लेकिन हम इसको अलग लेते हैं। तो आयोग करता क्या है, समान हिंदी और आलेखन के पेपर को 2 खंडों में बांट देता है, ठीक है। इसको जो है 2 खंडों में बांट देता है। पहला तो आपका परंपरागत हो गया, जनरल हिंदी परंपरागत। अब परंपरागत में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या टॉपिक होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एक गद्यांश दिया होता है, कंप्रीहेंशन दिया होगा आप लोगों को। कंप्रीहेंशन का शीर्षक आपको, पहले आप कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे, उसका शीर्षक पता करना होगा, उसका सारांश लिखना होगा आपको, और उसमें रेखांकित बहुत सारे अंश दिए होते हैं, उस रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। तो आपको परंपरागत वाले सेक्शन में गद्यांश दिया जाता है आपको, ठीक है। एक कंप्रीहेंशन दिया जाता है जिसका सारांश आप लोग को लिखना पड़ता है, और सारांश के साथ साथ रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है आप लोगों को। इसके बाद जो आपका ये वाला सेक्शन है पूरा, सरकारी पत्रों को सारणी के रूप में सार लेखन करना होता है, ठीक है। तो सरकारी पत्र क्या है, अर्ध सरकारी पत्र क्या है, कार्यालयीय आलेख क्या है, ये सारा सेक्शन आपका होता है इसमें, है ना। शासकीय पत्र, अर्ध शासकीय पत्र, ज्ञापन क्या, लगभग 60 नंबर का आपका पूछा जाता है पत्र लेखन। 60 नंबर का पत्र लेखन होता है, परंपरागत 100 नंबर का होता है। यानी 160 नंबर पे ये पूछता है आपसे, 160 नंबर पे आपसे समान हिंदी और पत्र लेखन दोनों आता है। तो देखिए, सरकारी पत्र जो सरकार के लिए सरकार के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है अपने कार्यालयों से, सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र जो होता है, जो व्यक्तिगत तौर पे प्रयोग किए जाते हैं सरकारी कर्मचारियों के द्वारा। कार्यालयीय आदेश अपने कार्यालय के मैनेजमेंट के लिए कार्यालयीय आदेश का प्रयोग किया जाता है। तार द्रुत गति से यदि कुछ भेजना है तो तार का प्रयोग किया जाता है। और नोटिफिकेशन के बारे में आप जानते ही हैं, लगातार आप लोग का कार्यालय के द्वारा नियुक्ति के लिए, प्रतिवेदन के लिए, किसी का प्रमोशन करने के लिए बहुत सारी विज्ञप्तियां निकलती रहती हैं, है ना। अनुस्मारक मतलब रिमाइंडर्स होते हैं, है ना, किसी काम को लेकर के रिमाइंडर। तो ये सब चीज़ें मैंने खुद पढ़ाई हैं। परिपत्र सरकारी पत्र की तरह होता है जिसको हम सर्कुलर कहते हैं, एक साथ कई कार्यालयों को भेजना हो। तो जब सरकार से कम्युनिकेट करती है, कार्यालय के कर्मचारियों से कम्युनिकेट करता है, एक कार्यालय दूसरे कार्यालय से कम्युनिकेट करता है, तो औपचारिक पत्रों को लिखा जाता है, चाहे वो सरकारी पत्र हो, अर्ध सरकारी पत्र हो, कार्यालय आदेश हो, परिपत्र हो। तो इनको कैसे लिखना है, इनका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनका फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए। और फिर लिखने का एक तरीका होता है, कई बार जिलाधिकारी अपने जो है अधीनस्थ अधिकारियों को लिखता है, अपने जो नीचे के डिपार्टमेंट्स को लिखता है, ये सारी चीज़ें। तो पत्र लेखन 60 नंबर का आपका आता है। 6 से 7 पत्र आपको पता होने चाहिए जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पत्राचार क्वेश्चन आता है इससे। इसके बाद आपकी परिभाषिक शब्दावली बहुत सारी आती है, प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली बहुत सारी आती है, जिसमें अंग्रेजी से हिंदी के शब्द और हिंदी से अंग्रेजी के शब्द और मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये भी पूछे जाते हैं आप सभी से। तो अंग्रेजी से हिंदी में शब्दों का जो है आपको जो है शब्दावली बतानी होती है, आपको हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है, मुहावरों को भी आपको पता करना होता है। और एक चीज़ और आपसे पूछी जाती है, कंप्यूटर ज्ञान। थोड़ा बहुत कंप्यूटर ज्ञान से भी आपके प्रश्न पूछता है, मतलब कंप्यूटर ज्ञान से भी आपको चीज़ें आती हैं, पूछी जाती हैं, है ना। इसको आप लोग नहीं किसी तरीके से डिनोट कर सकते हैं। इसके अलावा शब्द विलोम इसमें भी पूछे जाते हैं आपके। यहाँ पर आपके वाक्य और वर्तनी शुद्धियाँ, ये सारे टॉपिक जितने मैंने लिखे हैं, विलोम शब्द पूछे जाते हैं, वाक शुद्धि पूछी जाती है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं, तद्भव तत्सम पूछे जाते हैं, विशेष्य और विशेषण पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं आपके हिंदी वाले प्रश्न पत्र पे। समझ लीजिए, हिंदी का वेटेज है 160 नंबर की हिंदी यहाँ पे, वहाँ पे आपकी 60 नंबर की थी, ठीक है। इसके अलावा अब आता है आपका निबंध का सेक्शन। निबंध 3 घंटे का होता है, 3 घंटे का निबंध होता है आपका। ये आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर आपका ये वाला होता है। 3 घंटे का आपका निबंध होता है जो कि लगभग 120 नंबर का होता है। 120 नंबर का निबंध होता है। 40-40 नंबर के 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। 40-40 अंक के 3 निबंध आपको लिखने होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिए रहेंगे, जैसे कि ऐसे रहता है, 9 निबंध आपको दिए जाएंगे। पहला है इसमें A, B,
सी, इसमें निबंध, इसमें निबंध, इसमें पहले से एक करना है आपको, दूसरे में ए बी सी, तो यहाँ पे विकल्प आपको दिए होंगे निबंध में, तीसरे में ए बी सी, है ना, इसमें निबंध दिए होंगे आपको, ठीक है। जैसे कि ये फिक्स होता है, पहला जो आपका खंड होगा उसका ए सेक्शन में कला एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ निबंध आपसे पूछा जाएगा, साहित्य और संस्कृति से, है ना। इसके बाद जो आपका बी है इसमें सामाजिक क्षेत्र से निबंध पूछे जाएंगे, जो इसका सी है इसमें राजनीतिक क्षेत्र से पूछे जाएंगे, जो दूसरा है दूसरे के ए में विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुआ निबंध पूछा जाएगा, ये बी है इसमें आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ आपका निबंध पूछा जाएगा, और जो आपका ये सी है इसमें कृषि वाले क्षेत्र से, व्यापार वाले क्षेत्र से आपसे निबंध पूछा जाएगा। तो ये पर्टिकुलर निबंध आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर निबंध आप लोगों से पूछे जाते हैं, ए बी सी सभी, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका तीसरा ये वाला सेक्शन है, ठीक है, आप लोगों को दिख नहीं रहा क्या, ऐसा है क्या, कुछ दिख नहीं रहा क्या, स्पष्ट नहीं हो रहा क्या? चलिए कोऑपरेट करिए, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को अच्छे से? हाँ, कलर चेंज हो गया आप लोग का, ठीक है। अरे लाल रंग वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, लाल और हरे में दिक्कत, स्क्रीन हरी और लाल, कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस हो वैसे कई बार होता है ये कलर थोड़ा समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी चलो मैंने चेंज कर दिया। ये जो तीसरा वाला सेक्शन है आपका, तीसरा वाला सेक्शन आपका ये है, इसमें आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक निबंध पूछा जाएगा मतलब। इसके बाद आपका जो बी वाला है इसमें प्राकृतिक आपदाओं से, जैसे कि भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, इन सब से पूछा जाता है। और जो सी वाला सेक्शन है यहाँ से आपका राष्ट्रीय विकास योजना है। तो अब आपको जैसे कला एवं साहित्य से, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से पूछा जाना है ना, कला और साहित्य और संस्कृति से पूछा जाना है। इसमें बी वाले में पता है कि पॉलिटिकल सोशल आएगा, सामाजिक वाले से पूछा जाएगा। सी वाले में राजनीतिक निबंध आएगा, है ना। यहाँ पे आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ, पर्यावरण से जुड़ा हुआ निबंध आएगा। यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ निबंध आएगा। यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ निबंध आएगा। यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से निबंध आएगा। यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट से निबंध आएगा, और यहाँ पे राष्ट्रीय विकास योजनाओं से आएगा। तो निबंध में आप कुछ टाइप जो है आप तैयार कर सकते हैं। हमने जो ऑनलाइन बैच में जो डिटेल क्लास में करवाया था, वहाँ पे हमने जो है पर्टिकुलर सेक्शन से कैसे निबंध पूछे जाते हैं उसका प्रैक्टिस करवाया गया था, ठीक है। तो यदि हम रफली जो है इनको लेकर के डेटाबेस तैयार कर लेते हैं तो आप इजीली इसमें एक अच्छा वेटेज है 120 नंबर का निबंध में, अच्छे नंबर इसमें भी ला सकते हैं। 160 नंबर, ये आप देखो हिंदी का एक बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हिंदी का एक बहुत बड़ा रोल है। यदि आप हिंदी को इग्नोर करेंगे ना, 280 नंबर आपके हिंदी के हैं समीक्षा अधिकारी में, और 120 नंबर जीएस के हैं। इस सेक्शन को यदि आप कवर कर लें तो पीटी भी आपका सधेगा। पीटी में क्योंकि आपका यहाँ पे 60 नंबर पे, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप चाहें तो 50 से 55 नंबर ला सकते हैं, ये समझ लीजिए, लाने के लिए ला सकते हैं। सॉलिड सेक्शन है आपका, गलत तो गलत, सही तो सही, ठीक है। यहाँ पे भी 280 और 120, समझ लीजिए आपको कहाँ फोकस करना है। तो हिंदी एक बहुत इंपॉर्टेंट है समीक्षा अधिकारी को क्रैक करने के लिए। यदि आप समीक्षा अधिकारी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हिंदी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये कौन है? शंभू कुमार जी। अच्छा, इन्होंने क्लासेस देखी हैं और इनका ऑडिटर में 107 प्रश्न सही हुए थे। अच्छा, अब आपका मेंस है। चलिए ठीक है, अभी मैं शंभू कुमार जी, अभी आपका मैं क्वेश्चन लूँगा। चलिए, मोस्ट शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी संख्या है बच्चों की जिन्होंने प्रॉपर सारा कंटेंट आपने यदि मेरा किया है, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका होगा सिलेक्शन। ऑनलाइन बैच में इतनी मेहनत की है ना हमने, रात दिन मेहनत की है, और यूट्यूब में इतनी मेहनत की है, चीज़ों को आसान कर दिया है, ठीक है। इतना काम तो किया है। तो ये आपका सिलेबस है। जब तक आप अपने सिलेबस में सेक्शन क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको इग्नोर कर दें, ये भी वही रोल रखता है। 120 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप है और इसको भी पढ़ना है आपको। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इस पे सब पे कमांड आपको करनी है, लेकिन हिंदी को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। पीटी में जरूर हिंदी आपको 60 नंबर का दिख रहा है मेंस, लेकिन इन्होंने खेल खेल दिया है। खेल क्या खेल कर दिया कि पीटी में जीएस को ज़्यादा पावरफुल बना दिया है और मेंस यहाँ पे हिंदी, ताकि आपको दोनों पढ़ना पड़े। समझ रहे हो बात को? पीटी आपका नहीं निकलेगा यदि आपका जीएस गड़बड़ है,
ठीक है। और मेंस आपका नहीं निकलेगा यदि आपका हिंदी गड़बड़ है, तो अब आपको पूरा तैयार करना है, कुछ छोड़ना है नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पीटी में किस पे फोकस करना है, मेंस पे किस पे फोकस करना है। मेंस में हमें अपने हिंदी के सेक्शन को, यानी कि अब यहाँ पे सीधी सीधी सी बात करता हूँ आपसे कि आप जब तक होलिस्टिक अप्रोच पे नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ के जाने की प्रवृत्ति रहेगी, आपके लिए एग्जाम नहीं बना, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का एक ही मंत्र है, वो मंत्र है कि आप चीजों को समग्रता से पढ़ के जाए। तो ये रहा आपका समीक्षा अधिकारी का पूरा क्या था, ये सिलेबस जो हमने डिकोड किया। अब इसका आगामी एग्जाम है हाईकोर्ट द्वारा, जो समीक्षा अधिकारी का, हाईकोर्ट वाले में इंग्लिश और जुड़ जाती है आपकी, बाकी सारी चीजें सेम है, इंग्लिश और आपकी जुड़ जाएगी। ठीक है, इंग्लिश आपकी और जुड़ जाएगी। यहाँ पे हम आपको मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन भी आपका पीटी में था, इंग्लिश आपका वहाँ पे और जुड़ जाता हाई कोर्ट में, और अच्छी इंग्लिश पूछी जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अब आपको पढ़ने के लिए दो चीज़ें लेनी पड़ेंगी। पहली चीज़ है, इनको लेकर के स्टडी मटेरियल भी आपको एक बार लेना पड़ेगा। स्टडी मटेरियल लेने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखना चाहिए। ये आपको घटना चक्र के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा, घटना चक्र में हो जाएगा। देखो, डिटेल क्लासेस लेनी है तो संस्थान में उपलब्ध है। संस्थान में समीक्षा अधिकारी एग्जाम को लेकर के हमने बहुत काम किया है। यदि आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं, अभी भी समय है, अभी भी समय है। यदि आप थोड़ा सा डेडिकेटेड हैं तो आप डिटेल में सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि पीटी और मेंस के बीच में बहुत लंबा गैप नहीं मिलता किसी भी एग्जाम में, इसमें भी बहुत लंबा गैप नहीं है हमारे पास। तो ऐसे में आप सभी को डिटेल में दोनों को कवर करना चाहिए होलिस्टिक अप्रोच में। और यदि आप रिवीजन कर रहे हैं, केवल रिवीजन के लिए जुड़ रहे हैं, तो आपको रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। लेकिन रिवीजन करना आपका तब सही है जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो। रिवीजन तो कुछ नहीं है, शिक्षक आ रहा है आपको चीज़ें पढ़ा दे रहा है, लेकिन आप फंडामेंटल्स अपने जरूर क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है, जिनको आपको लेकर के चल रहा है। ठीक है, तो मेरे द्वारा जो है आप सभी को समीक्षा अधिकारी एग्जाम को लेकर के प्रॉपर गाइड किया जाएगा, प्रॉपर आपको पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन बैचेज में डिटेल में क्लासेस आपको करवाई जाएंगी, और समीक्षा अधिकारी एग्जाम को लेकर के आप सभी को रिवीजन क्लास में भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप कंप्लीट फाउंडेशन क्लास में समीक्षा अधिकारी के आप जुड़ सकते हैं संस्थान से, और साथ में आप समीक्षा अधिकारी के जो है रिवीजन कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये दोनों बैच आपको आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी के एप्लीकेशन पे उपलब्ध हैं। यहाँ पे आपको दोनों बैचेज मिल जाएंगे, समीक्षा अधिकारी का रिवीजन कोर्स, समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स। कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स 1 वर्ष से कम में पूरा नहीं होगा यदि आप 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे तब। और जो रिवीजन कोर्स है ये आपका 90 दिन का प्रोग्राम है, 90 दिन में आप रिवीजन कर लेंगे 3 महीने में। ये केवल रिवीजन बैच है, ये ध्यान रखिएगा, डिटेल्ड बैच नहीं रहेगा। तो ये मतलब कि फंडामेंटल्स हैं, ये आपके सब्जेक्ट हैं, ये आपके टॉपिक हैं जिनको लेकर के हमें वर्क करना है, जिनको लेकर हमें पढ़ना है, और संस्थान लगातार इसको लेकर काम करता रहेगा। मेरी याद कर लीजिए सीरीज, मेरे मास्टर वीडियो, मेरे इंटायर वीडियो, डिटेल क्लासेस, ये सभी आप सभी के लिए रामबाण साबित होंगी। और इस पूरे टॉपिक से आपको वो सब कुछ पढ़ने में मजा आएगा जो आप चीज़ों को करने से डरते हैं, सब कुछ आपको करवाएंगे। मैं आप लोगों के साथ YouTube में जितने भी हमारे छात्र हैं उनके लिए भी मैं लगातार लगा हुआ हूँ, पूरी टीम लगी हुई है, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। करंट अफेयर्स हो गया, चाहे जीएस का कोई भी टॉपिक हो गया, सब कुछ आसान बना के रख दिया है ना आज के टाइम पे। तो आपको डरने की जरूरत कुछ नहीं है। आप मेरे एक बार मास्टर वीडियो देख लो सारी कुछ। यदि आपको डर लगता है किसी सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से डर लगता हो उसका भूत उतर जाएगा 2 मिनट में। एक बार मास्टर वीडियो देख लो। आप हिस्ट्री से डरते हैं, देख लो मास्टर वीडियो। आप इंटायर वीडियो देख लो, मास्टर वीडियो इंटायर वीडियो देख लो, हिस्ट्री आपको चुटकियों में याद होने लग जाएगी। आप पॉलिटी से डरते हैं, पॉलिटी एक बार देख लो मेरे मास्टर वीडियो इंटायर वीडियो, डर खत्म हो जाएगा। डिटेल क्लास तो बात की चीज़ है, क्योंकि उसमें तो मैंने पढ़ाई बहुत डिटेल में है, लेकिन आप मास्टर वीडियो इंटायर वीडियो से काम कर लोगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा। ज्योग्राफी आपका डर खत्म हो जाएगा, देख लो मास्टर वीडियो। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी है, इंडियन ज्योग्राफी का भी है ना। इसके बाद आपको इन्वायरमेंट देख लो मास्टर वीडियो, वहां से इन्वायरमेंट का भूत उतर जाएगा आप लोगों को, है ना। आपको जनसंख्या नगरीकरण नहीं समझ में आता, देख लो मास्टर वीडियो इंटायर वीडियो, वो भी समझ में आ जाएगा। आपको उत्तर प्रदेश राज्य विशेष नहीं समझ में आता, दिक्कत आती है, देख लो मास्टर वीडियो इंटायर वीडियो, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो फंडामेंटल है, फाउंडेशंस हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे आपकी संस्था के द्वारा। आपकी संस्था में हम लगातार आपसे समर्पित होकर के काम इसी उद्देश्य से कर रहे हैं। अब देखिए,
आप लोगों के जो क्वेश्चन हो, आप लोग बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, तो मैं आपके क्वेश्चन सबसे पहले लेना चाहूँगा। और आगे जो चीज़ें हैं आपकी कंटिन्यूअस चलती रहेंगी, क्लासेस आपकी आगे कंटिन्यू होंगी, इसकी सूचना आपको लगातार आपके इस चैनल पे मिलती रहेगी और जितने बच्चे एप्लीकेशन में जुड़े हैं उस ऐप में मिलती रहेगी। तो आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी ऐप में सारी चीज़ें लगातार हम लोग जानकारी देते रहेंगे, आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी के चैनल पे जानकारी देते